चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से खिताब किया गया और माशी इस्तेहकाम की इस मौजूदा दौर में कितनी अहमियत है, इस पर भी उन्होंने रोशनी डाली और कहा कि कोई भी मुल्क माशी इस्तेहकाम के बगैर खुद मुख्तारी का तसव्वुर नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम सबको पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी के लिए मिलकर काम करना होगा। हम सब टीम पाकिस्तान है। और न सिर्फ आर्मी चीफ ने इस बारे में गुफ्तगू की बल्कि आज काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने भी काबीना मेंबरान से बड़ी अहम गुफ्तगू की, जिसमें माशी रिफॉर्म्स के एजेंडे पर बात की गई है। वो कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं जो कि इस वक्त इस हुकूमत को करना ज़रूरी है ताकि आने वाले दिनों में मुल्क की मईशत में बेहतरी आ सके, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, लेकिन क्या एक खातिर ख्वाह इजाफा है जितनी पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है? यह भी बड़ा अहम सवाल है जो हम रखेंगे शाहिद हसन सिद्दीकी साहब के सामने, जो कि माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले जो ये ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस थी जिसे आर्मी चीफ ने खिताब किया, माशी इस्तेहकाम की जानिब वो बड़ी तवज्जो इस वक्त दे रहे हैं। SIFC का क़याम हुआ, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट के दौर में जो इक़दाम हुए, अब उसको लेकर आगे चला जा रहा है। आगे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, सऊदी इन्वेस्टमेंट आने के करीब है। तो ये तमाम तर इक़दाम आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल बहुत ख़राब है और बहुत संजीदा कोशिशें करनी होंगी इसको ठीक करने के लिए। लेकिन वो संजीदा कोशिशें लीपापोती से नहीं होंगी। पहले हकीकत को हमें तस्लीम करना पड़ेगा, फिर आगे कोशिशें करेंगे। अब मिसाल के तौर पर अभी बात हुई कि जी रेमिटेंसेस बढ़ गई, तो मैं आपको बताता हूँ कि जुलाई टू फरवरी जो 9 महीने गुजरे हैं उसमें रेमिटेंसेस गिरी थी। मार्च में थोड़ा सा बढ़ी इसलिए थी कि रमज़ान आ गया। लेकिन SIFC का जो मेन काम हमें बताया गया था वो था कि FDI लाएंगे। अब जी शुमार मेरे पास है, उसमें FDI गिर गया, बिल्कुल ये रिकॉर्ड पर है। तीसरा ये था कि स्मगलिंग रोकेंगे, तो अब डॉलर की स्मगलिंग रुके या नहीं रुके, लेकिन अभी पिछले हफ्ते हमने देखा कि तेल जो था ईरान का यहाँ तक आ गया, वो तो ट्रकों पर है। कहीं ना कहीं कोई बड़ी खराबी है कि 400 टन रोजाना स्मगल होके आ जाता है और कोई रोकने वाला नहीं है सरहदों से भी, फिर वो मुल्क भर में बिकता है, उसको भी कोई रोकने वाला नहीं है। तो पहले हम इस बात को तस्लीम कर लें कि सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, और अगर ताकि हम कोशिश कर सकें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, शरह नमू का हदफ जो था वो था 3.5% इस साल का, अब ये होगा शायद 2% से भी कम। महंगाई का हदफ 21% था, ये 25% होगा। बजट खसारा, जिसको हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल इविल्स, उम्मुल खबाइस, वो जो है हदफ से बहुत ज्यादा रहेगा। हालांकि तरक्याती खर्चात में कटौती, ये मेरे आदाद शुमार नहीं है, ये हुकूमत के हैं, ये स्टेट बैंक के। और जबकि ये उस सूरत हाल में आप बात करें जब इम्पोर्ट्स पर भी किसी हद तक पाबंदी है, बहुत कट डाउन किया गया उसको। जी, उसकी वजह से, इसलिए जब ये करेंगे तो फिर आपका ट्रेड डेफिसिट, मैंने अभी बजट खसारे की बात की है, अब मैं अब वो जो आप बात कर रहे हैं वो ये था कि जो ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है जिसकी वजह से शरह नमू गिरी है, तो अभी तो इंपोर्ट्स तो खोलनी पड़ेंगी अगर मईशत को तो चलाना है। तो जब वो करेंगे तो फिर आपका रुपए की कदर पे भी दबाव आएगा और आपके जो है वो ट्रेड डेफिसिट के ऊपर भी दबाव आएगा, फिर करंट अकाउंट पे भी दफा आएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छे अज़ाइम है, बहुत अच्छे अज़ाइम है कि हमें मुल्क को खुद मुख्तारी की तरफ ले जाना है, खुद निसारी की तरफ ले जाना है। लेकिन ये नारों से नहीं होगा। अगर मैं सितंबर में हमें बताया गया था कि स्मगलिंग रोकी जाएगी डॉलर की, तो कम से कम ट्रकों के जरिए जो आ रहा था वो तो रुक जाना चाहिए था, वो नहीं रुका है। टैक्सों की चोरी बदस्तूर जारी है, बिजली की चोरी बदस्तूर जारी है। तो अब मेरा सिर्फ कहना ही था कि अगर आपने मिसाल के तौर पर अवाम भी का एक बात है, अगर हमारा आइन में लिखा है 25 अलिफ के 6 से 16 साल के हर बच्चे को स्कूल जाना है, ये मुस्लिम लीग नून ने भी कहा था कि ये होगा, पीपल्स पार्टी ने भी कहा था, 2015 तक करना था, तहरीक इंसाफ ने 2018 कहा था, अब हम 229 कह लें, 5 साल। लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, अल्लाह मेरी बात गलत साबित करे, ये 2080 तक भी नहीं होगा। इसलिए 26 मिलियन बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे 26 मिलियन, ये दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है। तो जब ये 2 करोड़ 60 लाख को भेजेंगे तो कितने तालीम का बजट तो आप कम कर रहे हैं। तो जब आप स्कूल खोलेंगे, उस्ताद को नौकरियां देंगे तभी तो होगा। लेकिन इस हुकूमत के दौर में और पिछली हुकूमत के दौर में और इसका आपका तहरीक इंसाफ के दौर में सूबों ने भी गिराया है तालीम का बजट। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं अज़ाइम से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, लेकिन अमल उसकी जो है वो उसकी तरफ लेकिन नहीं। अभी जो हमने रिसेंट पास में देखा, चंद दिन पहले सऊदी वफ्द आया, रेकोडिक समेत दीगर मंसूबों में उन्होंने सरमाकारी की एक दिलचस्पी जाहिर की है। फिर ईरानी प्रेसिडेंट आए, वो भी $10 अरब तक दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड का हुजूम ले जाना चाहते हैं। तो ये कितने हौसला अफजा दौरे थे, इनसे भी पाकिस्तान की इकॉनमी को आने वाले दिनों में फौरी तौर पर कोई फायदा होता आपको नजर आ रहा है? देखिए, फौरी तौर पर आप छोड़िए, मैं मीडियम टर्म की बात करना चाहता हूँ। देखिए, हकीकत तस्लीम कर लें, हमें 2025 में
2026 में और 2027 में 24 अरब डॉलर सालाना अदा करने हैं, 72 अरब डॉलर चाहिए। अमेरिका को पता है, पाकिस्तान को पता है, आईएमएफ को पता है कि दोस्त ममालिक से जो हमें पैसे मिलेंगे, आईएमएफ से मिलेगा, वर्ल्ड बैंक से मिलेगा, उसके बावजूद हम ये कर्जे अदा नहीं कर सकते, सबको पता है। और इसमें रोल ओवर भी अगर कर दें तो रोल ओवर जब करेंगे तो हमारी गर्दन तो दूसरों के हाथ में। रोल ओवर करने के बावजूद मेरा जुमला है कि हम ये कर्जे अदा नहीं कर सकते, उसके लिए सबको पता था। तो अमेरिका ने एक हिकमत अमली बनाई कि वो फिलहाल नहीं चाहते कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, क्योंकि उनको हमारी मदद की ज़रूरत है। उन्होंने हमें हिकमत अमली बताई, कुछ मुल्कों को भी कहा कि आप पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। ये सरमायाकारी को अगर नरम अल्फाज में मैं कहता हूँ, ये परेशान कुन नॉन क्वालिटी सरमायाकारी है, गैर मेयारी सरमायाकारी है। उसकी वजह यह है कि अगर आपके कौम के इल्म में है, मैं कोई नई बात तो नहीं कर रहा, कि रिकोडिक में जो हमने की थी 50% दिया था, वो 10 अरब डॉलर का जुर्माना हमारे ऊपर हो गया था, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी ने इस माहदे को कैंसिल कर दिया था और दुनिया में आर्बिट्रेशन में हमारे खिलाफ फैसला हुआ कि 10 अरब डॉलर दें, वो नहीं थे। तो उस कंपनी ने ये कहा, चलो जी जुर्माना मत दें, आप मुझे 1 अरब डॉलर जुर्माना दे दें, मुझे आप बिजनेस दे दें, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, तो मैं आपसे ये पैसे नहीं लेता, मैं वहां से कमा लूंगा। तो वो तो आपने जुर्माने से बचने के लिए किया था ना। अब हमें नहीं पता क्या शराइत है। आप सऊदी अरब को जो 50% हिस्सा है, जिसमें 25% वफाक का है, 25% बलूचिस्तान का, वो भी आप उनको दे रहे हैं। तो हम सिर्फ चमड़ा और टेक्सटाइल में रह जाएंगे क्या? क्यों दे रहे हैं भाई? तो मैं इसको गैर मेयारी कहता हूँ। तो शाहिद साहब, ये अगले 3 माह की जो पेमेंट्स की आपने तफसील बताई, अभी हमने इसी साल देखे 3 साल की जो आपने पेमेंट्स की तफसील बताई, अभी हमने पिछले दौर में देखा, पिछले चंद दिनों में 2 रोल ओवर्स तो पाकिस्तान पहले ही चाइना और यूएई के साथ कर चुका है। अब ज़ाहिर है कि रोल ओवर का मतलब भी तो होता है कि वो रकम आपको आगे अदा तो करनी है। तो ये 72 अरब डॉलर्स का अगर इंतजाम नहीं हो पाता, तो क्या टेक्निकली फिर वो लफ्ज़ डिफ़ॉल्ट अपने वो नाफिजुल अमल हो जाएगा? क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब? देखिए, डिफॉल्ट का फैसला कोई और करेगा या हुकूमत पाकिस्तान करेगी। इसलिए कि अभी तक जो हमने डिफॉल्ट नहीं किया, जो मैं बार बार कहता नहीं करेंगे, वो इसलिए कि अमेरिका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। उसकी 2 वजूहत थी। एक तो ये कि अफगानिस्तान में उनको हमारी ज़रूरत है, यूक्रेन का मसला चल रहा था, अब जो है वो दहशतगर्दी का एक मसला आ गया, ईरान का मसला है और मिडिल ईस्ट का मसला है। इसमें पाकिस्तान की उनको ज़रूरत है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वो जिस दिन चाहेंगे वो अगर रोल ओवर ही आपका रुकवा दें, हमारी गर्दन दूसरों के हाथ में है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ रोल ओवर। जी शाहिद साहब को रिकनेक्ट करते हैं ताकि जी शाहिद साहब, अगर हो भी जाए तब भी शॉर्टफॉल होती है। जी जी अब आ रही है आपकी आवाज़ शाहिद साहब। मैं सिर्फ आपको कौम को ये बताना, मैं कौम को ये बताना चाह रहा था कि जनाब, अगर वो रोल ओवर हो भी जाता है, जो कि यकीनी नहीं है, उसके बावजूद हमें पैसा चाहिए है। हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमने, अगर आपको बताऊं, जो है वो खुदकशी की है। मैं आपको फिगर देता हूं कि पिछले 6 वर्षों में हमने 353 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स की और 153 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करी, यानी आधी। तो 180 अरब डॉलर का तिजारती खसारा कमाया। क्यों कमाया? क्योंकि आप इंपोर्टर्स को कम करना चाह रहे थे। अब उसका ये खमियाजा आज भी भुगत रहे हैं। आज भी मेरी इंपोर्ट दुगनी है, तो कैसे चलेगा भाई? ठीक है। तो शाहिद साहब, ये इन हालात में जो SIFC का क़याम हुआ और फिर 70 अरब डॉलर और फिर 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी की बात हुई, फिर माइंस एंड मिनरल्स को जो फोकस किया जा रहा है और वहाँ बताया जा रहा है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के वहाँ पर ज़खायर मौजूद हैं, तो ये इन सब से फ़ायदा उठाने की पाकिस्तान इस वक्त पोजीशन में है। और ये फिर सूरत हाल, ये इन सारे प्रोजेक्ट्स की कामयाबी के बाद क्या कुछ तब्दील हो सकती है आने वाले 3, 4, 5 साल में? मैं आपकी खिदमत में वही तो अर्ज कर रहा हूँ जनाब, कि जब आपको, हमें भी पता है कि कई हज़ार अरब डॉलर के वहाँ बलूचिस्तान में हैं। पाकिस्तान के दुश्मन वही तो अब लोगों को बता रहे हैं, वहाँ के लोगों को, कि भाई अगर 76 साल में नहीं हुआ तो फिर अब कैसे होगा? अगर होगा तो आपने अपना सारा तो दूसरों को दे दिया, आपको क्या मिलेगा? 50% आप बेच चुके हैं। अभी जो 25% वफाक के पास है, उसको भी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरे कोई और भी रोक देंगे आगे चल के, तो मेरे पास रह क्या जाएगा? जिसकी आप बात, ये सीपैक, हम ये क्यों भूल रहे हैं कि जब सीपैक 2014 में आया था, सबने कहा था कि जी किस्मत बदल जाएगी, गेम चेंजर। मेरा रिकॉर्ड पर है कि ये गेम चेंजर नहीं होगा। आज आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं उसमें सीपैक का भी दखल है, क्योंकि वो जो आपकी शराइत थी, वो उसकी वजह से आपके कर्जे बढ़ गए। तो आप अपने जितने फैसले आप करते रहे हैं, मैं आपको 6 गिनवा दूं कि वो जिनको आपने गेम चेंजर कहा था, मुल्क तरक्की करेगा, वो बाद में गले पड़ गए। तो चलो, जो होना था हो गया। अब कम से कम गैर मुल्की सरमायाकारी जो अंधाधुंध ले रहे हैं और जो निजकारी कर रहे हैं, ये गर्दन में हमारे, ये खसारे का सौदा है, ये तबाही का सौदा है। मैं साबित कर सकता हूँ कि ये तबाही का। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जो सरमाया, ये कामयाबी निजकारी की बता रहे हैं, वो बैंकारी की है। तो बैंकारी का मैंने पहले भी बताया था, 10 साल से मैं कह रहा हूँ, इस वक्त बैंकों ने, जिसमें तिजारती बैंक हैं,
26,000 अरब रुपए हुकूमत को दे दिए कि आप बजट खसारा पूरा करें और सनत तिजारत ज़राअत 25 करोड़ के लिए 12 अरब दिए। मैंने दुनिया भर में बैंकिंग तो शायद इसका मतलब सरमायाकारी पर ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं और इसका कोई बजाय तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। तो फिर ये जितना इन्हिसार इस वक्त सरमायाकारी पर है, इतना एक्सपोर्ट्स पर क्यों नहीं हो रहा? वो फोकस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पर क्यों नहीं सर्व किया जा रहा, ताकि वहां से कम कोई फायदा हो सके? IT एक्सपोर्ट है और दीगर एक्सपोर्ट्स हैं जिनके जरिए पाकिस्तान फिर आगे जा सकता है। देखिए, बड़ा अहम नुक्ता आपने उठा दिया। पहले मैं एक फिगर आपको दे दूं, क्योंकि आप आम नुक्ते उठाते हैं तो फिर मसला हो जाता है। भारत का जो एक्सपोर्ट है GDP के तनासुब से वो 21% है, हमारा जो है 9% है, यानी उनका हमसे 2.5 गुना ज्यादा है। हमारी रेमिटेंसेज जो है वो 10% है, जिसमें जाली रेमिटेंसेज है। भारत का 3% है, यानी हमारी रेमिटेंसेज उनसे 3 गुना ज्यादा, और हमारी बरामदात उनकी 1/3। तो आप तो रेमिटेंसेज 111(4) के तहत ला रहे हैं, जिसमें टैक्सों का नुकसान होता है, चोरी का पैसा बाहर जाता है, वो यहाँ आ जाता है, जिसमें 111(4) है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो मुशर्रफ लाए थे कि कोई पूछ नहीं सकता ये कहाँ से आया। तो ये तो बड़ी बड़ी रेमिटेंसेज आ रही हैं जिनको आप कहते हैं कि ये कारकुनों की हैं। अरे भाई, 50,000 75,000 की कारकुनों की नहीं है, वो 111(4) की हैं। और सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया था, मैं आपको बता दूं, खुफिया नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, कि एक साल में 20 अरब डॉलर की जो है वो रेमिटेंसेज आई, उसी साल 15 अरब डॉलर फॉरेन करेंसी अकाउंट के तहत बाहर चला गया। वो रुकता नहीं है पैसा, और कुछ 400 अरब का इस साल नुकसान हुआ है पाकिस्तान को इन रेमिटेंसेज से। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम रेमिटेंसेज भारत से तिगनी और एक्सपोर्ट भारत का 1/3। ये तो खुदकशी है भाई। आप बरामदात बढ़ाइए, रेमिटेंसेज जेन्युइन कारकुन जब भेजें तो मैं उनको सलाम करता हूँ, लेकिन चोरी का पैसा जो वापस मंगाते हैं 111(4) के तहत टैक्स फ्री, हर $1 लाख की TT पर 40 लाख का नुकसान होता है टैक्सों का, और वो पैसा वापस चला जाता है। तो उसमें खुशी की क्या बात है? हम क्या बात कर रहे हैं? तो मैं ये चाहता हूँ कि आर्मी चीफ को गालिबन ये बातें नहीं बताई गई हैं, इसलिए कि वो बड़े पुरज़्म हैं, लेकिन पता नहीं उनको पता है कि नहीं कि जिस ट्रकों के जरिए आज भी तेल आ रहा है। तो अगर उनको नहीं बताया जा रहा है और उनको मिसगाइड किया जा रहा है तो एक अलग सवाल है। लेकिन आपके प्रोग्राम के शाहिद साहब, पिछले दिनों बिजनेस कम्युनिटी ने जब वजीर आजम से मुलाकात की, उनके सामने ये तजवीज़, ये डिमांड रखी कि बिजली और गैस की कीमतों को अगर कम किया जाएगा तो ही फिर एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोई कोशिश हो सकती है। तो अब ये जो तजवीज़ या जो डिमांड रखी गई है, ये कितनी काबिल अमल है? इस वक्त हुकूमत के पास स्पेस है ये डिसीजन लेने का? देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जो हमारे ताजिर बरादरी है वो भी मुहब्बे वतन है, लेकिन मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मुल्क के मफाद को भी सामने रख लें। मैं 2-3 बातें बता देता हूं, क्लियर हो जाए। 2014 में पाकिस्तान की बरामदात थी 25 अरब डॉलर, 10 साल के बाद 2023 में रही 27 अरब डॉलर, यानी 2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, और कई 100 अरब रुपए की मराहत बिजनेस कम्युनिटी ने हासिल की बरामदात बढ़ाने के लिए। इस मुद्दत में जिन मुल्कों ने इतनी नहीं दिए थे इंसेंटिव्स, उनकी बरामदात दुगनी हो गई। तो अगर रुपए की कदर जो उस वक्त 101 रुपए थी, वो जो है इतनी गिरने के बाद अगर 2 अरबी डॉलर बढ़ने थे, तो ये मानने की ये नहीं बढ़ी है, नाकाम है। दूसरा ये कि ज़रूर मांगे, कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब आप टैक्स नहीं देंगे, 80,000 अरब रुपए का काला धन है। टैक्स GDP जो किसी ज़माने में 14.4 हुआ करती थी, अब वो 9.5% पर आ गई। आज है आप पोटेंशियलिटी से तकरीबन 12-13 हज़ार अरब रुपया सालाना कम टैक्स वसूल कर रहे हैं। लोग इनकम टैक्स नहीं देते हैं। मैं GST की बात नहीं कर रहा, तो जो जब तक वो टैक्सों का निज़ाम है, जब तक जो है वो 8,000 अरब रुपए का आपका बजट खसारा है, जबकि आपने तालीम और सेहत की मद में जो उनके वायदे थे उससे 6,000 अरब रुपया कम मुख्तस किया है एक साल में जी। तो फिर सवाल ये कि वो कहाँ से दे, जरा ये भी तो बता दें। जब आप टैक्स नहीं देंगे, कोई टैक्स देना नहीं चाहता सिवाय इसके कि जहाँ जबरदस्ती कट जाता है सैलरी से। और दूसरी बात ये थी कि फिर बिजली के नर्ख भी ना बढ़े, तो फिर मुल्क क्या करें जब आप टैक्स नहीं देते? जो है एमनेस्टी हर हुकूमत मांगती है। अब एक इमरान खान ने भी एमनेस्टी दी, PMLN ने भी दी, पीपल्स पार्टी ने भी दी, मुशर्रफ ने भी दी। सबको लूटी हुई दौलत से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। और ये उन्होंने कानून बनाया कि लूटी हुई दौलत जो बाहर गई है, इमरान खान का भी यही कानून था कि उस पैसे को बाहर पाकिस्तान वापस मत लाएं, खुदा के गजब से डरें। लूटी हुई दौलत भी आप लाना नहीं चाहते, टैक्स भी नहीं देना चाहते, तो हुकूमत कहां से निकाल के देगी भाई? आपको कर्जा लेके देगी, वो तो तबाही का नुस्खा है। लेकिन कम होने चाहिए। लेकिन हमारी कौम की भी तो कोई जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी तो कोई जिम्मेदारी है, इदारों की भी तो जिम्मेदारी है जो पूरी नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।